गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपने विभिन्न छंदों के बारे में पढ़ा, जैसे विषम मात्रिक छंद, वंशस्थ और कुंडलिया के बारे में जाना। इसी प्रकार आपने वर्णिक सम छंद है जैसे द्रुत, विलंबित और वंशस्थ के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कवित छंद के बारे में समझाने जा रहा हूँ। कवित छंद का नाम आपने बहुत बार पढ़ा है। जब भी आप पद्य की व्याख्या करते हैं तो विशेषताओं में लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित छंद का प्रयोग किया गया है। कवित छंद की पहचान कैसे होती है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। कवित छंद क्या होता है? कवित छंद एक वर्णिक सम छंद कहलाता है। वर्णिक का नाम आते ही इसका मतलब वर्णों की गणना की जाती है। इसमें क्या होता है, इसका लक्षण देखिए। लक्षण अर्थात परिभाषा या विशेषताएं। नंबर 1, कवित छंद कवित छंद को मनहरण कवित भी कहा जाता है। कवित छंद का दूसरा नाम है मनहरण छंद, अर्थात मन को हरने वाला। ऐसे छंद होते हैं जो पाठक के मन को आह्लादित या प्रसन्न कर देते हैं। मन हरण अर्थात मन को हरने वाला। और इसी घनाक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका नाम है घनाक्षरी। तो एक नाम तो मन हरण कवित कहो या घनाक्षरी कह सकते हैं या कवित छंद कह सकते हैं। ये वर्णिक छंद समछंद होता है जिसका नाम है मन हरण कवित भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता इसकी है, कवित एक वर्णिक समछंद है। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक वर्णिक है, तो आप लिखो कवित एक वर्णिक समछंद है, अर्थात ये वर्णिक समछंद कहलाता है, जिसमें प्रत्येक चरण में समान समान वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, अर्थात कवित छंद के 4 चरण होते हैं। नंबर 3 विशेषता, प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं जी। कवित छंद का जो प्रत्येक चरण है इसमें वर्णों की संख्या 31 मानी जाती है, तथा फिर लिखा जाता है 16 और 15 पर यति होती है, यानी विराम। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण माने जाते हैं और 16 और 15 पर यति पाई जाती है। ये कवित छंद की पहचान है। 16 व 15 पर यति मानी जाती है। इसी प्रकार कहीं कहीं पर क्या होता है, 8,8,8 तथा 7 पर भी यति होती है। 8,8,8,7 पर भी यति होती है। ये यति का मतलब विराम चिन्ह। कई बार 8 वर्णों पर भी विराम चिन्ह लगा हुआ होता है, उसके बाद 8 पर भी, तो 8 8 16 हो जाते हैं और 8 + 7 15, अर्थात 16 और 15 पर मूल यति पाई जाती है। यति का मतलब विराम पाया जाता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कवित छंद में 16 + 15 बराबर 31 वर्ण माने जाते हैं। ऐसा छंद जिसमें 31 वर्ण होते हैं, कई बार 31 से 33 भी होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है कि 16-17 पर यति होती है, लेकिन ज़्यादातर अमूमन 16 और 15 पर यति पाई जाती है। 31 वर्णों का योग कवित छंद कहलाता है। उदाहरण देखिए। दूसरा, इसमें हम एक विशेषता और भी लिख सकते हैं कि अंतिम वर्ण गुरु होता है। इसका अंतिम वर्ण हमेशा गुरु ही माना जाता है। अंतिम वर्ण गुरु होता है यानी दीर्घ वर्ण माना जाता है। ये विशेषताएं जिसमें पाई जाती है वह कवित छंद कहलाता है। उदाहरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण की मानी यहाँ वैसे 4 पंक्ति दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये यहाँ पर यति है तो यहाँ तक के 16 वर्ण आएंगे और आगे के जो वर्ण हैं वो 15 वर्ण माने जाएंगे। तो वर्णों की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसमें 16 वर्ण आ गया और 16 वर्ण पर ये यति लग गया। यति मानी विराम चिन्ह। ठीक है। आगे की अपन वर्ण गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसमें 15 वर्ण आ गए। अब आप कहोगे सर आपने तो चौपाई की तरह लिख दिया। ये इसलिए कि छोटी पंक्ति बना करके मैंने आपको सिखाया है। इसी तरीके से आप अगर न लिखना चाहें तो एक ही पंक्ति में लिख सकते हैं। तो इधर 16 और 15 आप देखते हैं कि आप परीक्षा में इतनी बड़ी पंक्ति लिख नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में आप इसको 16-12 वर्णों के अनुसार, विराम चिन्ह के अनुसार आपको अलग अलग पंक्ति में लिख सकते हो। तो ये जैसे 2 चरण है, यहाँ से यहाँ तक का एक ही चरण आ गया और यहाँ से यहाँ तक का एक दूसरा चरण आ गया। तो 2 चरणों की 4 पंक्तियाँ दिख रही हैं आपको, लेकिन वर्णों की संख्या गिने, क्योंकि कवित छंद वर्णिक छंद है। इसके जैसे 16-12 पर, यानी 16-12 पर, 16 और 15 पर, 15 है यहाँ पर, 16-15 पर यति होती है। यति मानी विराम। 16 और 15 पर 4 चरण माने जाते हैं। 16-15 पर यति लगती है। कहीं कहीं पर क्या होता है 8-7 पर भी यति होती है। जैसे इस पंक्ति की अपन 2 2 4 5 6 7, तो यहाँ तो लगा हुआ नहीं है, लेकिन इस पंक्ति में जैसे एक चिन्ह लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं बता दूं आपको। जैसे 8-7 पर बताया मैंने, यहाँ आगे का जो चरण है 8-7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ 8 वर्ण आ गए और यहाँ पर भी यति लिखा हुआ मिलेगा आपको। सब में नहीं होता, लेकिन कई जगह ऐसा होता है 8,8 यानी 8-8 पर और 8-7 पर, आगे के चरण पर 8-7 15 हो जाते हैं, तो यहाँ यति मिल जाता है। यति मानी विराम चिन्ह, विराम मानी रुकना, तो इसलिए ये यति है। तो 8-7 पर यति से 15 योग हुआ। तो ये वर्णिक चिन्ह की पहचान है। अब जैसे 16 और 15 पर यति से ये इनका योग हुआ। तो इस छोटे से उदाहरण से आप अच्छी तरह भली भांति समझ सकते हैं कि कवित छंद क्या है। कवित छंद एक वर्णिक समछंद कहलाता है। 16 और 15 पर यति होती है। इसका दूसरा नाम है मनहरण कवित। इसे घनाक्षरी भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, कवित छंद, मनहरण कवित छंद या घनाक्षरी छंद भी कहा जाता है। इसकी पहचान, इसमें 4 चरण होते हैं। ये वर्णिक समछंद होता है। इसकी प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या 31 होती है। तो ये 16 + 15 बराबर 31 वर्णों का योग होता है। ये कवित छंद की पहचान है। और इसका अंतिम वर्ण गुरु होता है हमेशा।
जैसे ये ध्यान दे लीजिए, अंतिम वर्ण गुरु आता है इसका, ये अंतिम वर्ण ये नहीं माना जाता, जो आगे का चरण है इसको बोलते हैं ये गुरु आता है, ये अंतिम वर्ण गुरु कहा जाता है। तो इसका अंतिम वर्ण जो है वो भी गुरु, और 16-15 पर यति से ये आपका कवित छंद हुआ। इसी प्रकार से आपको मैं एक अन्य उदाहरण से भी समझा सकता हूँ। दूसरा उदाहरण कक्षा 12 जो आपकी पाठ्य पुस्तक सरयू है, उसमें सेनापति की कविता है ऋतु वर्णन, और उसी पाठ्यक्रम में ये कवित छंद मिल जाता है। सेनापति की कविता में आपने उदाहरण देखा होगा, जैसे मैं आपको लिख के बताऊं कि बरन 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 तरु फूले, बरन बरन तरु फूले उपवन बन, उपवन बन। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग, सोई चतुरंग संग दल लहियत है, दल लहियत है। बरन 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 तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। बंदी जिमी बोलत, बंदी जिमी बोलत, बंदी जिमी बोलत बिरद, बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है, वीर कोकिल है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल हैं, गुंजत मधुप गन, गुंजत मधुप गन गुण गहियत है, गुण गहियत है। गुंजत मधुप गन गुण गहियत है। तो ये इस प्रकार का एक उदाहरण है आपके सामने, सेनापति का ऋतु वर्णन। सेनापति प्रकृति प्रेमी कवि माने जाते हैं। कवि सेनापति ने प्रकृति से संबंधित विभिन्न कविताएं लिखी हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में सेनापति का जो ऋतु वर्णन है वो इस प्रकार है कि जब वसंत ऋतु, ऋतुराज बसंत, ऋतुओं का राजा बसंत जब आगमन करता है तो उसकी शोभा, उसका वर्णन करते हुए कवि ने प्रकृति से उसका तालमेल बैठाया है कि जिस प्रकार राजा की सवारी निकलती है तो गाजे बाजे के साथ आती है, इसी प्रकार ऋतुराज बसंत एक राजा के रूप में जब प्रजा के समक्ष आता है कि बरन बरन तरु फूले उपवन बन। कवि सेनापति कहते हैं इस पंक्ति में कि जिस प्रकार ऋतुराज बसंत का आगमन होता है तो अनेक प्रकार के वर्ण, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, उपवन, बगीचे, बाग बगीचे फूलों से आच्छादित हो जाते हैं। सोई चतुरंग संग दल लयियत है। राजा की सवारी निकलती है तो राजा के साथ जैसे अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, उपवन और बगीचे सभी फूलों से आच्छादित होकर के रंग बिरंगे फूलों से आच्छादित हो जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि जैसे राजा के साथ 4 प्रकार की सेना का दल सुशोभित हो रहा है। जैसे पैदल सेनापति, घोड़ों पर सवार घुड़सवार, हाथी पर सवार,
और 4 प्रकार की सेना हुआ करती थी, पैदल, घुड़सवार, हाथी पर सवार और रथ पर सवार। इस प्रकार चारों प्रकार की सेना मानव प्रकृति 4 प्रकार की सेना के समूह के रूप में सुशोभित हो रही है। बंदी जिमी बोलत बिरद वीर कोकिल है। और जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल मधुर वाणी में कूकती है। कोयल जब गान गाती है, मधुर वाणी में कूकती है, तो कोयल की वाणी सुनकर कवि प्रकृति का साक्षात्कार करता है कि जब ऋतुराज बसंत आता है तो उसके स्वागत के लिए मानो जिस प्रकार बंदी, बाढ़, चारण आदि जो गीत गाने वाले लोग उसकी वीरता के गीत गाते हैं, उसी प्रकार मानो कोयल समूह के रूप में राजा का गुणगान कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। गुंजत मधुप गण, और भंवरों का समूह है गुणगान कर रहा है, गुण गैयत है, अर्थात मानो राजा के गुणों की शोभा का बखान कर रहे हैं, ऐसा सुशोभित हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने इसका अर्थ इसलिए बताया है कि ये जो चरण आपने पढ़े, ये पद्य आपने पढ़ा, तो इससे क्या है, मन हरण, अर्थात मन को हर रहा है। ऐसा छंद, ऐसा पद्य जो मन को हरने वाला हो, यानी मन प्रसन्न होता है, मन खुश हो जाता है। मन हरण, मन को हरने वाला ही छंद कवित छंद कहलाता है। तो मेरे भावार्थ से, व्याख्या से आप अच्छी तरह समझ गए कि मन को हरने वाला, इसे गनाक्षरी भी कहते हैं। अब इसमें प्रकृति का वर्णन और साथ में अब इसके जो जितने भी नियम हैं वो सब लागू है इस पर। 16-15 पर यति मानी जाती है। तो यहाँ से वर्ण गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब इस पंक्ति में वर्णों की संख्या 16 पाई जाती है। नेक्स्ट आगे 15 पर यति होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस पंक्ति में 15 वर्ण आए। तो पूर्व के जो पहला जो उदाहरण था उसी प्रकार इस दूसरे उदाहरण में भी आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि 16-15 पर यति लगी हुई है। इसी प्रकार इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 विरध शब्द है, विरध, 11 12 13 14 15 16। तो इसमें 16 वर्ण आएंगे, 16-15 पर यति। नेक्स्ट में 15 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस प्रकार इसमें 15 पर यति आती है। तो जिसमें 16 प्लस 15 पर यति होकर के 31 वर्ण का योग पाया जाता है वह कवित छंद कहलाता है। इस प्रकार दूसरे उदाहरण से आप भली भांति समझ गए हैं कि कवित छंद क्या होता है। कवित छंद मन हरण कहलाता है और इसमें 16-15 पर यति होती है, 4 चरण होते हैं, अंत में गुरु पाया जाता है, यानी गुरु वर्ण। जैसे इसमें आप भली बात समझ जाओगे, जैसे इसमें गुरु नहीं है तो इसका अंतिम वर्ण ये माना गया, जो 15 वर्ण वाला अंतिम चरण होता है ना, ये गुरु होना चाहिए, ये मेल खाता है इसमें। तो इसमें ये देख लीजिए, ये गुरु वर्ण है, इसलिए अंतिम वर्ण इसका गुरु होता है। ऐसा छंद कवित छंद कहलाता है। तो मैं समझ पाऊंगा कि आप मेरे इस वीडियो को भली भांति समझ गए और कवित छंद के बारे में आपको पहचान हो गई है और भली भांति आप समझ भी गए हैं। आपके पाठ्यक्रम का उदाहरण भी मैंने देकर के समझाया है। इस प्रकार कवित छंद पूरा हुआ। इसी के साथ धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।